Okay, kids, Dr. Chapkes here. How are you doing? I hope all of you are well and keeping yourself and people around you safe. Okay, let's move on to the next chapter. That's the nervous regulation of the circulation and rapid control of arterial pressure. Right? Today, mostly we will be dealing with the nervous regulation of the circulation, not with the rapid control of the arterial pressure. That will be done in the next lecture and most probably by Dr. Rijal. Right? Okay, so starting with, we know that mainly it's the autonomic nervous system, ANS, right, which is dealing with the control of the circulation in the human body, right? And ANS, we all know that has got two major parts, sympathetic and parasympathetic. Now, talking about the blood vessels, when we talk about the blood vessels, it is mainly the sympathetic system which is acting on the blood vessels. But when we talk about heart, right, then we have sympathetic and parasympathetic both acting on the heart, right? Because the heart, in a way, we can say that yes, it is very much a part of the circulatory system, right? So if we talk about specifically about vessels, that's the arteries, arterioles, veins. So that's the sympathetic system which is more concerned. ठीक है, तो sympathetic system क्या है, वो उसका ज्यादा ताल्लुक है आर्टरीज से, यानी कि अगर हम आर्टरीज की, वेन्स की और आर्टरियोल्स की बात करें तो सिंपैथेटिक सिस्टम का ज़्यादा रोल है उन पर एज कम्पेयर टू पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन अगर हम हार्ट की बात करें तो दोनों का ही रोल है, ठीक है। वो हम रोल पहले भी बात कर चुके हैं, ब्रीफली आज भी उस पर बात करेंगे, हम डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ज़्यादा जो देखना है वो देखना है कि सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ये कैसे एक्ट करते हैं, ठीक। क्योंकि हमने कहा कि sympathetic system is more concerned with circulation than parasympathetic as far as the blood vessels are concerned, ठीक। तो थोड़ा सा हमें सिंपैथेटिक की एक जो जिसे हम फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम स्पेसिफिकली। तो सिंपैथेटिक सिस्टम, इसमें जो यूजुअली जो फाइबर्स आते हैं वो T1 से L2 तक आते हैं। T1 से L2 का क्या मतलब है, ये कौन बता सकता है मुझे? व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय T1 टू L2? ओके, thoracic to lumbar, that's the first thoracic. T1 means first thoracic to second lumbar, right? बाज दफा सेकंड इन्वॉल्व होता है लंबर, बाज दफा सेकंड नंबर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ओके, वेल डन बॉयज, वेल डन गाइस। अच्छा, तो यूजुअली होता क्या है कि जो सिंपैथेटिक, हमने याद है, मैंने आपसे पिछले कुछ लेक्चर्स में वेजोमोटर सेंटर का जिक्र किया था, ठीक है। आज हम वेजोमोटर सेंटर को, तब मैंने आपको कहा था कि आपको सिर्फ वेजोमोटर सेंटर का पता होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे सिग्नल्स आते हैं पेरिफेरी से, पेरिफेरल सर्कुलेशन से, और ये फिर आगे से सिग्नल सेंड करता है आइदर टू बैक टू द ऑर्गन्स या वेसल्स, ठीक है, या फिर हायर सेंटर्स इसको कुछ कंट्रोल करते हैं, वो बात भी आज हम करेंगे, ठीक है। तो आज हम थोड़ा इसको डिटेल में करेंगे वेजोमोटर सेंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपैथेटिक सिस्टम को समझने के लिए व्हाट वी नीड टू नो इज कि सिंपैथेटिक वेजोमोटर नर्व फाइबर्स जो कि बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, वेजोमोटर सेंटर से आ रहे हैं। सो these nerve fibers come out of the spinal cord. ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल, स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैवल करते हैं और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंट जगहों से बाहर आते हैं, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आएंगे तो किसी को इनर्वेट करेंगे ना आगे जाके और उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। सो दे कम आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एट ऑल द थोरेसिक स्पाइन, एट ऑल द थोरेसिक लेवल्स, यानी कि जो थोरेसिक वर्टिब्रा की जो स्पाइनल नर्व्स हैं उससे, उसमें भी ये होते हैं, और फिर लंबर वर्टिब्रा की फर्स्ट और सेकंड जो नर्व्स हैं उसमें भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या है कि जब ये उसमें आते हैं तो देन दे पास इमीडिएटली इनटू अ सिंपैथेटिक चेन, जो कि इस डायग्राम में हम देखते हैं, थोड़ा सा समझ ले तो बेहतर है। ये ऊपर वेजोमोटर सेंटर है, ठीक है, इससे ऊपर भी है क्योंकि ये अपर मिडुला और लोअर पॉन्स में होता है वेजोमोटर सेंटर, ठीक है। अपर मिडुला एंड लोअर पॉन्स में होता है वेजोमोटर सेंटर, ठीक है। तो इससे जो फाइबर्स हैं, दो तरह के फाइबर्स हैं। एक तो वो है जो कि जो वेसल्स को सप्लाई हो रहे हैं, वो बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं,
वो बेसिकली ये दो चेन्स हैं, ये सिंपैथेटिक चेन्स है, एक ये सिंपैथेटिक चेन है, एक ये सिंपैथेटिक चेन है, ठीक है। जो हमने कहा कि ये सिंपैथेटिक चेन्स जो हैं दे आर जस्ट आउटसाइड, इमीडिएटली आउटसाइड दी, ऑन आइदर साइड, दोनों साइड्स में हैं, और दे आर इमीडिएटली आउटसाइड दी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये सिंपैथेटिक चेन, ये चेन है पूरा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये हर लेवल पे, ये देखो इसके लेवल्स है, ये एक वर्टिब्रा का, ये नेक्स्ट का, ये नेक्स्ट का, ये नेक्स्ट का, ये नेक्स्ट का। तो ये T1 से L2 तक जो स्पाइनल नर्व्स, ये जो इससे नर्व्स निकल रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो ये स्पाइनल नर्व्स कहाँ रिले कर रही हैं आके, इस सिंपैथेटिक चेन, ठीक है, ऑन आइदर साइड, ठीक। तो पहली बात तो हमने क्या देखी कि जो ये हैं हमारे sympathetic, ये जो sympathetic vasomotor fibers हैं, they come out of the spinal cord through all the thoracic spinal nerves, ठीक है, starting from T1 ending at L2, ठीक है। Now when they come out, they pass immediately into a sympathetic chain, जो मैंने आपको दिखाया अभी, one of which lies on each side of the vertebral column, जैसे भी हमने इस डायग्राम में देखा, ठीक है। ये देखो, one of these sympathetic chains, ये चेन है ना पूरा, ये देखो, एक तो ये पूरा चेन है, ये छोटे छोटे सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, ठीक है, ये छोटे छोटे सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, और ये उनका पूरा चेन बना हुआ। तो ये यहाँ पे इन जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन चेन है, इसमें ये रिले करते हैं, जो सिंपैथेटिक वेसोमोटर सिंपैथेटिक फाइबर्स है, बिकॉज दे जॉइन द फाइबर्स इन दी स्पाइनल नर्व्स के थ्रू ये सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन तक आते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इनको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ये जो है, ये क्या है, जो गैंग्लियन से पहले पहले हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। जो गैंग्लियन के बाद हैं उनको हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ये सब पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। अब आगे एएनएस असल में आपने पढ़ना है सेकेंड ईयर में, और पढ़ना है चैप्टर 61 में, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली ये बता देता हूँ कि जब आप सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि सिंपैथेटिक में भी दोनों फाइबर्स होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। पैरासिम्पैथेटिक में भी दोनों फाइबर्स होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। अब उनके आगे कुछ डिफरेंसेस हैं, उनके फंक्शनल डिफरेंसेस भी हैं, उनके एक्साइटेबिलिटी डिफरेंसेस भी हैं, उनके इनर्वेशन के डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है, और उनके स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी है। सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस उसमें लेंथ का है, ठीक है। और फिर ये भी डिफरेंस है कि वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं एट देयर एंड्स, ठीक है, वो भी डिफरेंस है। तो वो डिफरेंसेस तो हम आज नहीं करेंगे, वो उनसे भी हमारा कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। अभी हम सिर्फ उन बातों को, क्योंकि वो सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक है हमारा, तो अभी हम सिर्फ उन चीज़ों की बात करेंगे विच आर इमीडिएटली कंसर्न टू अस, ठीक। तो उसमें हमने कहा कि ये वेसोमोटर फाइबर्स जो हैं ये थ्रू स्पाइनल नर्व्स बाहर आते हैं, और सिंपैथेटिक जो चेन जो गैंग्लियन का एक चेन है, सिंपैथेटिक चेन है, उसमें रिले करते हैं, ठीक है। तो इनको हम स्पाइनल नर्व्स में जब ये ट्रैवल करते हैं और सिंपैथेटिक चेन तक आते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। और सिंपैथेटिक सिस्टम में ये हमेशा स्मॉल होते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम में दे आर स्मॉलर एज कंपेयर टू दी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, जो कि ये हैं, जो आपको नजर भी आ रहे हैं। देखो, प्री गैंग्लियोनिक कितना है, पोस्ट गैंग्लियोनिक लंबे हैं, ठीक है, दे आर लॉन्गर, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक। तो एक तो उनके ये साइज का फर्क है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अब हम जो बस इसके लिए फिलहाल इतना काफ़ी है, लेकिन हम उसको और आगे देखते जाते हैं कि क्या होता है। अच्छा, अब ये जो एक दफ़ा सिंपैथेटिक चेन में आ जाते हैं, ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स बन जाते हैं, ठीक। तो यूजुअली इनके दो रूट्स होते हैं, ठीक। Through specific sympathetic nerves that innervate mainly the vasculature of the internal viscera and the heart. एक तो इसका रूट ये है, जो कि हम वेसल्स की बात नहीं कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, किस वेस्कुलेचर की बात कर रहे हैं, इंटरनल विसरा और हार्ट के वेस्कुलेचर की बात कर रहे हैं। एक तो वो है जो कि सिर्फ विसरा के इंटरनल विसरा, ठीक है, जो एब्डोमिनल विसराज है, और हार्ट उसका जो वेस्कुलेचर है उसको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक। ये हैं थ्रू स्पेसिफिक सिंपैथेटिक नर्व्स। और दूसरा है दे इमीडिएटली पास इनटू द पेरिफेरल पोर्शंस ऑफ द स्पाइनल नर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ब्लड वेसल्स इन द पेरिफेरल एरियाज। एक तो वो हैं जो कि हमारे कहाँ पे, एब्डोमिनल ऑर्गन्स में, एब्डोमिनल
जो हमारे विसराज हैं, ठीक है, उनमें उनकी जो वैस्कुलेचर है उसमें चले जाते हैं, और दूसरे वो हैं जो कि पेरिफेरल पोर्शंस में चले जाते हैं। क्योंकि देखो सिर्फ एब्डोमिनल विसराज की ब्लड वेसल्स को सप्लाई करने से तो काम नहीं चलेगा। अगर सिंपैथेटिक इफेक्ट आना है, ठीक है, अगर बॉडी में सिंपैथेटिक इफेक्ट आना है तो सिर्फ जो ऑर्गन्स हैं या विसराज हैं, एब्डोमिनल विसराज हैं, उनको अब सप्लाई करने से तो काम नहीं चलेगा। ये सप्लाई जो है ये वाइड स्प्रेड होनी चाहिए। इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पेरिफेरल सर्कुलेशन, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज। तो ये दोनों को सप्लाई करते हैं। एक क्या है इसका रूट, दो रूट्स हैं इसके। एक रूट तो ये है कि ये वैस्कुलेचर ऑफ द इंटरनल विसरा एंड हार्ट में चले जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये इमीडिएटली जाते हैं किसमें, पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल नर्व्स व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेरिफेरल एरियाज, यानी कि पेरिफेरल एरियाज ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। बाकी हमारी सारी बॉडीज में जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टीरियोल्स हैं, उनको भी तो सप्लाई चाहिए ना, तो ये वहां भी चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर इसका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। अभी हम आगे देखेंगे कि इसके पर्पसेस क्या क्या है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि सिंपैथेटिक इनर्वेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, किन वेसल्स में ज्यादा है सिंपैथेटिक इनर्वेशन और किन वेसल्स में कम है, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि इन मोस्ट टिश्यूज ऑल द वेसल्स एक्सेप्ट द कैपिलरीज आर इनर्वेटेड। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, उनकी जो वेसल्स है, जो बड़ी वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, आर्टीरियोल्स हैं, वेन्स हैं, ठीक है, वो दे आर ऑल मोर और लेस दे आर इनर्वेटेड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम। लेकिन जो कैपिलरीज हैं वो इनर्वेटेड नहीं, ठीक। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली कि कैपिलरीज आर सॉर्ट ऑफ एन एक्सेप्शन, ठीक है। ये एक्सेप्शन है कि ऑलमोस्ट बाकी सारी ब्लड वेसल्स को जो है वो मोर और लेस, किसी को कम किसी को ज्यादा सप्लाई मिल रही है, सिंपैथेटिक सप्लाई मिल रही है, लेकिन कैपिलरीज को नहीं मिल रही, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो हमने बात की थी जब हमने टिश्यू यूनिट पढ़ा था, कि हमने कहा था कि उसमें एक मेटाआर्टीरियोल होती है, एक प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होता है और एक साइड आर्म कैपिलरी होती है, ठीक है। तो कैपिलरी को तो हमने कह दिया कि ये इनर्वेट नहीं करते, ठीक है। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर और मेटाआर्टीरियोल्स जो हैं वो भी कुछ टिश्यूज में इनर्वेट होती हैं और कुछ में नहीं होती। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कि वो जो वेसल्स हैं वो किस टिश्यू में, उस टिश्यू का फंक्शन क्या है, उसको कितनी ब्लड सप्लाई रिक्वायर्ड है और कितनी फ्लक्चुएशन हो सकती है वहां पे ब्लड सप्लाई रिक्वायरमेंट की, ठीक है। ये उस पर डिपेंड करता है। तो नेचर ने उस हिसाब से उसको इनर्वेट किया, तो कुछ टिश्यूज को किया है जहां इनकी जरूरत है, जहां जरूरत नहीं है वहां इनर्वेट नहीं किया, ठीक है। अच्छा, सो लेकिन ये जो है मेटाआर्टीरियोल्स और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स, इनकी जो इनर्वेशन है वो उतनी रिच नहीं है, वो उतनी डेंस नहीं है जितनी कि वो आम तौर पे आर्टरीज की, आर्टीरियोल्स की और वेन्स की है जरूर, उन पे इफेक्ट जरूर आता है, कुछ टिश्यूज में आता है, सब में नहीं आता। एंड हैविंग सेड दैट, ऑन टॉप ऑफ दैट, ये भी है कि ये जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन है ये उतनी डेंस नहीं है, किसमें, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स में और मेटाआर्टीरियोल्स में, एज कंपेयर टू स्मॉल आर्टरीज, आर्टीरियोल्स एंड वेन्स, ठीक है। इनके कंपैरिजन में वो इतनी ज्यादा डेंस नहीं, ठीक। अच्छा, अब हम और क्या देखते हैं कि स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स व्हेन कॉन्स्ट्रिक्ट, कब कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, जब इन पे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आएगी, ठीक है। क्योंकि सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक क्या क्यों, आई एम रियली सॉरी, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू सिंपैथेटिक, ठीक है। सो करेक्टेड, ठीक। So small arteries or arterioles, when they constrict under the influence of sympathetic system, they increase, क्योंकि वो constrict कर जाती हैं, उनका ल्यूमेन छोटा हो जाता है, डायमीटर छोटा हो जाता है, तो they resist the blood flow, so they give more resistance to the blood flow, ठीक है। लार्ज, अच्छा ये तो है इसका आर्टीरियोल्स पे और स्मॉलर आर्टरीज पे इफेक्ट। लार्ज वेसल्स, स्पेशली वेन्स, वेन्स का हमने क्या पढ़ा था, दे आर रिजर्वॉयर वेसल्स, स्टोरेज वेसल्स, ठीक है, स्टोर करती हैं ब्लड को। 2/3 ऑफ योर एक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड इज इन, कहाँ पे है, वेन्स में, ठीक है। तो जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं तो दे ऐड अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ ब्लड टू द वीनस रिटर्न, ठीक। ये बात हम तब भी पढ़ चुके हैं जब हमने ब्लड फ्लो पढ़ा था सारा, और
हमने और जब चीज़ें पढ़ी थी तो हमने ये बात तब भी बड़े क्लियरली मेंशन की थी जब हमने वेन्स का फंक्शन पढ़ा था। ये तब भी चीज़ें हमने मेंशन की थी कि दे एक्ट एज रिजर्वायर एंड इन द टाइम ऑफ नीड दे कैन ऐड दिस एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ ब्लड टू द वीनस सिस्टम, जिससे कि ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो सकता है और हार्ट की पंपिंग भी इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये उसने एक दिखाया हुआ बस वैसे ही कि देखिए आर्टरीज को और आर्टीरियोल्स को बहुत ज़्यादा इनर्वेशन मिल रही है, वेन्स को बहुत ज़्यादा इनर्वेशन मिल रही है, वेन्यूल्स को बहुत कम है और कैपिलरीज को है ही नहीं। ठीक है, ये वही बात जो भी हम कर रहे थे, ये उसी की डायग्राम। ठीक है, आपकी बुक की डायग्राम है एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब हम जब कहते हैं कि जी सिंपैथेटिक सिस्टम का हार्ट पे भी इफेक्ट है, उसका सिर्फ वेसल्स पे इफेक्ट नहीं है, उसका हार्ट पे भी इफेक्ट है, पैरासिम्पैथेटिक का भी है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन यूज़ आजकल नहीं है, थोड़ी सी आप कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली बहुत सी अथॉरिटीज़, बहुत से एग्जामिनर्स, बहुत से टीचर्स अभी भी इनको पसंद करते हैं। ठीक है, दे डू लाइक इट एंड दे डू लाइक इट टू आस्क इन द एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली इन वाइवा। ठीक है, और अगर थ्योरी में भी लिखा हो तो दे दे रियली अप्रिशिएट इट। ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं अगर आपको ये आती हो, ज़रूरी है, अच्छी टर्म्स हैं, वैलिड सॉलिड टर्म्स हैं और ये आपको आनी चाहिए। एक तो बात हम ये पहले ऊपर कर लेते हैं कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इसका जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर? कैन समबडी, व्हाट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर? Chemical messenger, very good Sara Sikandar, well done beta. Chemical messenger, okay, that's good, very fine Aisha Mushtaq, that's true as well. अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये केमिकल मैसेंजर है एंड इट इज सिचुएटेड वेयर, कहाँ रिलीज होता है ये अमूमन? साइनैप्स। ठीक है, जहाँ पे दो न्यूरॉन्स का साइनैप्स बनता है या जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है, ठीक है, वहाँ पे ये रिलीज होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यूरॉन्स, वो जैसे हम कहते हैं कि सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं, वेरी गुड, ठीक है, एमन मुदस्सर वेल डन, मोहम्मद दानियाल वेल डन। ठीक है, अच्छा, तो व्हेन जब एक मैसेज रिएक्शन पोटेंशियल लेके आ रहा है एक न्यूरॉन, ठीक है, वो सिंपैथेटिक न्यूरॉन है, से इन दिस केस, इस केस में जब हम क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं, तो इफ इट्स अ सिंपैथेटिक न्यूरॉन तो वो अपने नर्व एंडिंग्स पे क्या रिलीज करेगा? नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा। एपिनेफ्रिन भी करता है अक्सर कुछ कुछ केसेस में और नॉरएपिनेफ्रिन भी करता है। ठीक है, मेनली नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक जब एक्ट करेगा, जब वो स्टिमुलेट होगा तो वो क्या रिलीज करेगा? एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा। ठीक है, नाउ ये जो टर्म्स हैं अब आगे जो आ रही हैं, क्रोनोट्रोपिक, इट इज कंसर्निंग द हार्ट रेट, ड्रोमोट्रोपिक, it is concerning the conduction velocity, ionotropic, it is concerning the contractility and force of contraction of the heart. ठीक है, बेथमोट्रोमिक, ये एक्साइटेबिलिटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं, और जब सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा या सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो आके जब हार्ट को स्टिमुलेट करेगा तो वो हार्ट पे ये सारे इफेक्ट लाएगा। यानी कि अगर सिंपैथेटिक सिस्टम आया तो वो हार्ट रेट भी बढ़ाएगा, दैट इज द क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। वो कंडक्शन वेलोसिटी भी बढ़ाएगा थ्रू द हार्ट, दैट इज द ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम। वो कंट्रैक्टिलिटी या फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट भी बढ़ाएगा, दैट इज द आइनोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड बेथमोट्रोपिक यानी कि वो एक्साइटेबिलिटी भी बढ़ाएगा, एंड दिस इज द बेथमोट्रोपिक excitability of the effect of the sympathetic nervous system. अच्छा, अब जो substances या जो न्यूरोट्रांसमीटर्स या जो केमिकल सब्सटेंसेस क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं उनको हम कहते हैं क्रोनोट्रोप्स। ठीक है, जो ड्रोमोट्रोपिक करते हैं उनको हम कहते हैं ड्रोमोट्रोप।
जो आइनोट्रोपिक करते हैं उनको हम कहते हैं आइनोट्रोप्स, और जो बेथमोट्रोपिक करते हैं उनको हम कहते हैं बेथमोट्रोप्स। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि कोई आपसे ये पूछे कि जी व्हाट इज द क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो आपको पता ही ना हो कि क्रोनोट्रोपिक जो है इसका मतलब है कि वो हार्ट रेट बढ़ा रहा है। सिंपल बात है, कोई मुश्किल बात तो उसमें है नहीं। लेकिन जस्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट प्रोबेबली यू डिड नॉट नो दी टर्मिनोलॉजी, तो आप जो है उसको मिस आउट कर जाए। ठीक है, तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी भी आपको आनी चाहिए, ये यूजफुल है। ठीक है, कई आर्टिकल्स में आपको मिलेगी, जब आप आगे इंशाल्लाह आप रिसर्च वगैरह में जाएंगे, फर्दर आप अपने पेपर्स वगैरह लिखेंगे, तो आप ये आपको कई जगहों पे ये लिटरेचर में, जब आप लिटरेचर ढूंढेंगे रिसर्च के लिए, तो आपको कई जगहों पे ये टर्म्स मिलेंगे, एंड यू शुड बी वेल वर्स्ड विद दीज टर्म्स। ठीक है, तो आई हैव tried to give you a very brief and comprehensive introduction to these terms. ठीक है, okay, now moving forward, और आगे चलते हैं। सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्शन सिस्टम, एक मैं हमने कहा कि ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की निस्बत ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। ठीक है, सो इट्स मच मोर वाइड स्प्रेड एज कम्पेयर टू द वेसोडायलेटर सिस्टम। यानी कि वेसोडायलेटर सिस्टम बेसिकली कौन सा है, वो कौन सा है, बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वो हमारा वेसोडायलेटर सिस्टम है। सो ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, ये किडनीज में, इंटेस्टाइन में, स्प्लीन में और स्किन में जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, एंड इट इज़ लेस पोटेंट इन स्केलेटल मसल एंड ब्रेन। और मेरा ख्याल है उसकी रीज़न आपको समझ आ रही हो। कोई मुझे इसकी रीज़न बता सकता है कि ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेटरी सिस्टम है, इसका हमने कहा कि इसका मेन फंक्शन ये है कि ये वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। ठीक है, जब ये वेसल्स पे काम करता है, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये किडनीज में, इंटेस्टाइन में, स्प्लीन में और स्किन में तो बड़ा अच्छा काम करता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी है वो स्केलेटल मसल्स में और ब्रेन में कम है। क्यों, ये कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? कोई गेस, कोई थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम इसको पहले किसी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से किया हुआ है, लेकिन हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। कैन somebody let his or her flight of thought run amok and bring me an answer? Nobody? अच्छा देखो, बड़ी सीधी सी बात है। ये जो स्टिमुलेटरी सिस्टम है, हम कहते हैं कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेटरी सिस्टम है, तो सिंपैथेटिक रिस्पांस को हम क्या कहते हैं? फाइट और फ्लाइट रिस्पांस, यही कहते हैं ना, कि कुछ और भी कहते हैं? मेरा ख्याल है यही कहते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पांस। या आपने लड़ना है या भागना है। ठीक है, लेकिन ये कोरोना नहीं है जिससे डरना नहीं, लड़ना है। ठीक है, इन इमरजेंसी, वेरी गुड, मामून अहमद खान, ठीक है, यस, इन इमरजेंसीज। ठीक है, तो इमरजेंसीज में आपने क्या करना होता है, या आपने कुछ एक्ट करना होता है। एक्ट क्या हो सकता है, या आपने फाइट करनी है, आइदर यू आर गोइंग टू पुट अप अ फाइट और आइदर यू आर गोइंग टू फ्ली द सीन, या आपने वहां से भाग जाना है या आपने फाइट करनी है। ठीक है, इन दोनों के लिए आपको बहुत ज्यादा चाहिए है, क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए। ठीक है, और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि अगर जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक, तो जब आपने भागना है या लड़ना है, तो उस वक्त जरूरी है कि आपकी किडनीज काम कर रहे हो, आपकी इंटेस्टाइन काम कर रही हो, आपकी स्प्लीन काम कर रही हो, आपकी स्किन काम कर रही हो? इज इट वेरी नेसेसरी? नहीं है ना। ठीक है, ज्यादा जरूरी क्या है कि आपका दिमाग काम कर रहा है और आपके मसल्स काम कर रहे हैं, ये जरूरी है ना ज्यादा। ठीक, in a situation where either you are going to put up a fight or you are going to flee the scene, दोनों में ये जरूरी है कि आपके मसल्स और ब्रेन बड़ा अच्छा काम कर रहा हो। ठीक है, किडनीज अगर 10 मिनट काम नहीं, पूरा काम नहीं भी करेंगे, वो बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन नहीं भी करेंगे, जीएफआर उसका नीचे भी चला जाएगा थोड़ा सा, तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। इंटेस्टाइन अगर 10 मिनट डाइजेशन नहीं करेंगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी।
स्प्लीन अगर अपने 2-4 फंक्शन जो मतलब हैं, हमने स्प्लीन के फंक्शन भी पढ़े हैं, तो अगर वो उसके फंक्शन 2-10 मिनट के लिए रुक जाएगा तो कुछ नहीं होगा। स्किन को में अगर 10 मिनट के लिए फ्लो कम हो जाएगा तो स्किन को भी कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कहाँ चाहिए फ्लो? मसल्स में चाहिए और ब्रेन में चाहिए, वहाँ हमें वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टिमुलेटरी इफेक्ट है सिंपैथेटिक सिस्टम का, उसका इफेक्ट मसल पे और ब्रेन पे बहुत कम है, ठीक। डज इट मेक सेंस? यस, हार्ट को चाहिए होगा। और ये भी याद रख लो कि जब सिंपैथेटिक सिस्टम आता है ना, तो हार्ट की जो वेसल्स हैं, जो कॉर्नरी वेसल्स है, ये अब चैप्टर 61 में अगर जाएं तो आपको पता चले कि यहाँ पे होते हैं बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, जो कि वेजोडाइलेशन कॉज करते हैं। तो कॉर्नरी आर्टरीज की भी वेजोडाइलेशन होती है। यस, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है शहजाब अली, शाहजेब अली, शाहजेब अली, सॉरी टू प्रोनाउंस योर नेम रॉन्ग, लेकिन आपने भी बड़ा अच्छा ये पॉइंट आउट किया है। यस, वहाँ पे भी देखो, अब मैं वो उन डिटेल्स में से जाना मेरे लिए मुश्किल है, वो आपने पढ़ना सेकेंड ईयर में जाके। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कॉर्नरी वेसल्स हैं, ठीक है, जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं, उनमें जो है वो बेटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा नहीं होते। जहाँ अल्फा होंगे वहाँ वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, जहाँ बेटा होंगे वहाँ वेजोडाइलेशन होगी। और वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट नहीं करती, वहाँ पे एपिनेफ्रिन एक्ट करती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ठीक। चलें, विद दिस कॉन्सेप्ट वी मूव ऑन। अच्छा जी, अब हमने एक और चीज़ बड़ी उस वक्त जिक्र किया था वेजोमोटर सेंटर का। ख़ास तौर से जब मैंने आपसे साइनस एरिथमियाज की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि वो जब हम इंस्पायर करते हैं तो बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब हम एक्सपायर करते हैं तो हार्ट रेट कम हो जाता है। उसके मैंने आपको 2-3 मैकेनिज्म्स बताए थे, और इन दोनों तीनों में वेजोमोटर सेंटर की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। लेकिन तब मैंने आपसे ये कहा था कि वेजोमोटर सेंटर को बस अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लें जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी डिटेल अभी आगे हमने पढ़नी है, ठीक है। तो टुडे इज द डे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी वेजोमोटर सेंटर इन सम डिटेल, ठीक है। नाउ पहली बात तो ये है इसकी लोकेशन, located bilaterally mainly in the reticular substance of the medulla and of the lower third of the pons, ठीक है। ये बात अभी मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो वेजोमोटर सेंटर है, जब हम सिंपैथेटिक चेन वाली डायग्राम देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो वेजोमोटर सेंटर है ये कहाँ, इन द लोअर थर्ड ऑफ पॉन्स एंड अपर पार्ट ऑफ मेडुल्ला। यहाँ पे एक रेटिकुलर सब्सटेंस होता है ब्रेन का, ये उसमें है, ठीक है, ये वहाँ पे लोकेटेड है। अब ये दो काम करता है, एक तो ये कि ये इट ट्रांसमिट्स पैरासिम्पैथेटिक इंपल्सेस थ्रू द वेगस नर्व टू द हार्ट, ठीक। एक, अगर मैं उसी डायग्राम पे वापस जाऊं तो आप ये देखेंगे वो चीज, ये देखिए, ये जा रही है, ये हार्ट को पैरासिम्पैथेटिक थ्रू वेगस डायरेक्ट जा रही है, ठीक, चलेंगे। अच्छा, अब वापस उसी बात पे, ये तो हो गया इसका पैरासिम्पैथेटिक का काम। सिंपैथेटिक इसका जो एरिया है या ये जो इसका सिंपैथेटिक रोल है वो क्या है? सिंपैथेटिक इंपल्सेस किस तरह जाती हैं? दे गो थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड and peripheral sympathetic nerves to virtually all arteries, arterioles and veins of the body। ये बिल्कुल अगेन हम फिर उसी डायग्राम पे जा सकते हैं और आपको वो दिखा सकते हैं, ये देखो, थ्रू स्पाइनल नर्व्स, सिंपैथेटिक गैंग्लियन, और फिर ये आपके हर, ये देखो सारी ब्लड वेसल्स को बॉडी की जा रही है, ठीक है, ठीक। तो ये इसका सिंपैथेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, इसका। अच्छा, अब इसको 3 मेजर फंक्शनल एरियाज में डिवाइड किया जाता है, ठीक। एज फार एज द वेसल्स आर कंसर्न, जहां वेसल्स कंसर्न है तो हम इसको 3 एरियाज में कन्वर्ट करते हैं, एक वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया, एक वेजो डायलेटर एरिया और एक सेंसरी एरिया। मैं ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वेसल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, ठीक हो गया। चलें, अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया क्या करता है और कहाँ होता है, वेजो डायलेटर एरिया सेम कहाँ लोकेटेड है और क्या करता है, और सेंसरी एरिया क्या करता है। Now, vasoconstrictor area located bilaterally in the anterolateral portion of the upper medulla,
ये अपर मिडल्ला में, यानी कि ये लोअर पार्ट ऑफ वेजोमोटर सेंटर, क्योंकि वेजोमोटर सेंटर कहाँ था, पॉन्स, पॉन्स मिडल्ला से ऊपर होते हैं, ठीक है। तो पॉन्स का जो है वो लोअर थर्ड, ठीक है, और मिडल्ला का जो है वो अपर पोर्शन, उसमें ये होता है जो वेजोमोटर सेंटर। नाउ ये जो वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया ऑफ द वेजोमोटर सेंटर है, इट इज लोकेटेड बायलैटरली इन द एंट्रोलैटरल पोर्शंस ऑफ द एंट्रोलैटरल पोर्शंस ऑफ द अपर मिडल्ला, ठीक है। न्यूरॉन्स इस एरिया से जो अराइज करते हैं, ठीक है, दे डिस्ट्रीब्यूट देयर फाइबर्स टू ऑल लेवल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। वो कहाँ जाते हैं, ऑल लेवल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे अपने फाइबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एक्साइट प्री गैंग्लियोनिक वेजोकंस्ट्रिक्टर न्यूरॉन्स ऑफ द सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। अब देखिए मैंने आपको इसीलिए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स बताए थे, ठीक है। तो जब ये स्पाइनल नर्व्स में आते हैं तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक वेजोकंस्ट्रिक्टर न्यूरॉन्स हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, उनको स्टिमुलेट करते हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं, वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया से आ रहे हैं, और कहाँ से आ रहे हैं, उसके किस एरिया से आ रहे हैं, एंट्रोलैटरल पोर्शन से आ रहे हैं, ठीक, अपर मिडल्ला से, ठीक। और ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये इसके फाइबर्स, इन न्यूरॉन्स के फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल लेवल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और ये ऑल लेवल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होकर करते क्या है, दे एक्साइट प्री गैंग्लियोनिक वेजोकंस्ट्रिक्टर न्यूरॉन्स ऑफ द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये कर। अच्छा, अब दूसरा आ गया वेजोडाइलेटर एरिया, लोकेटेड बायलैटरली अगेन इन द एंट्रोलैटरल पोर्शन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द मिडल्ला। वो अपर हाफ ऑफ द मिडल्ला में थे, ये लोअर हाफ ऑफ द मिडल्ला में, ठीक है ये भी एंट्रोलैटरल पोर्शन में, ठीक है, लेकिन लोअर हाफ ऑफ द मिडल्ला, ठीक है। यहाँ से जो फाइबर्स प्रोजेक्ट करते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया पे जाते हैं। इस बात का क्या मकसद हुआ, इस बात का मकसद ये है कि the fibers arising from the vasodilator area, which is located bilaterally in the anterolateral portion of the lower half of the medulla, they relay or they project upwards to the vasoconstrictor area, and what they do is that they inhibit the vasoconstrictor activity of this area, और इससे वेजोडाइलेशन कॉज हो जाता है। क्योंकि जब हमने ये बात, जब हमने आज भी हमने टोन पढ़नी है, सिंपैथेटिक टोन, हमने कहा था कि एक वेसल्स में एक सिंपैथेटिक टोन होती है, ठीक है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हम इनहिबिट कर दें तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन हो जाएगी, ठीक है। जब भी हम उसको इनहिबिट करेंगे क्या होगा, यानी कि सिंपैथेटिक में वेजोकंस्ट्रिक्शन एरिया डोमिनेट करेगा, सिंपैथेटिक में वेजोकंस्ट्रिक्शन एरिया, ऑफ कोर्स जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होनी है तो सिंपैथेटिक जो एरिया है या जो वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया है वो डोमिनेट करेगा। जब वेजोडाइलेशन होनी है तो वेजोडाइलेटर एरिया डोमिनेट करेगा, और वो कैसे करेगा, हाउ वुड इट डू, कि वो वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया को इनहिबिट कर दे, उसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है उस पे वेसल्स को, ठीक है। ये बात यहाँ नोट करने वाली है कि जो वेजोडाइलेटर एरिया है, देखो वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया का डायरेक्ट इफेक्ट है वेसल्स पे, लेकिन वेजोडाइलेटर एरिया का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है वेसल्स पे। इट गोज बाय इनहिबिटिंग वेजोकंस्ट्रिक्टर एक्टिविटी ऑफ द एरिया, ठीक है। ये वेजोकंस्ट्रिक्टर एक्टिविटी जो वेसल्स पे जा रही है उसको इनहिबिट कर देता है, एंड दस इट कॉजेज वेजोडाइलेशन, ठीक। चलो और सेंसरी एरिया, तीसरा एरिया पे। अब देखो जब तक सेंसरी एरिया काम नहीं करेगा तो ना तो वेजोडाइलेटर एरिया को पता चलेगा कि पेरिफेरल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, और ना वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया को पता चलेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। तो इट मीन्स कि सेंसरी एरिया की एक अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि इट इज रिसीविंग सिग्नल्स, सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम होल दी पेरिफेरल सर्कुलेशन, यानी कि ये पेरिफेरल सर्कुलेशन से वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया दोबारा कर दूं, अच्छा ठीक है, वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया दोबारा कर देते हैं, नो इश्यूज, उसमें तो ऐसी मुश्किल बात तो थी भी नहीं, लेकिन चलो इवन दैट वी कैन गो बैक टू दैट। हमने कहा कि इट इज लोकेटेड बायलैटरली इन द एंट्रोलैटरल पोर्शन ऑफ द अपर मिडल्ला, ये इसकी लोकेशन,
ये एक एनाटॉमिकल बात है किसी हद तक, लेकिन इतना फिजियोलॉजिस्ट को भी पता होना चाहिए कि ये है कहाँ, ठीक है। न्यूरॉन्स फ्रॉम दिस एरिया distribute their fibers to all levels of spinal cord. वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया से जो फाइबर्स अराइज होते हैं, जो न्यूरॉन्स अराइज होते हैं, वो अपने फाइबर्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? टू ऑल लेवल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। कौन से स्पाइनल कॉर्ड के लेवल्स? वही जो हमने बात की थी, T1 से L2, T1 से L2, ठीक है, उसमें ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। दे एक्साइट प्री गैंग्लियोनिक, बल्कि इवन ये इवन सर्वाइकल गैंग्लियन में भी जाएंगे, सर्वाइकल जो चेन है उसमें भी जाएंगे, ठीक है। ये जो वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया के जो है, क्योंकि इन्होंने जो ऊपर भी जो वेसल्स है उनको भी कंट्रोल करना है, और इवन जो सैक्रल में लंबर के बाद जो L2 के बाद जो और लंबर वर्टिब्रास है उसकी जो नर्व्स है उसमें भी जाएंगे, ठीक है। तो वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया के जो फाइबर्स हैं ये बेसिकली बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है, और ये थ्रू द एट द ऑल लेवल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट करेंगे। ये सिर्फ T1 से L2 तक एक्ट नहीं करेंगे जो कि प्योर सिंपैथेटिक है, लेकिन ये उसको भी स्टिमुलेट करेंगे। तो जो सिंपैथेटिक फाइबर्स वहां से निकल रहे हैं T1 से L2 तक, ये क्या करते हैं? दे एक्साइट प्री गैंग्लियोनिक वेजोकंस्ट्रिक्टर न्यूरॉन्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स जब वो स्टिमुलेट हो गए तो वो आगे से क्या कॉज करेंगे? वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया है इसका तो ऑलमोस्ट डायरेक्ट इफेक्ट है वेसल्स पे, लेकिन जो वेजोडायलेटर एरिया है इट हैज गॉट एन इनडायरेक्ट इफेक्ट, क्योंकि ये वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया को इनहिबिट करता है, ठीक है। मिडुला पोर्शन में ट्यूमर होता है, इफ यस तो उसका क्या इफेक्ट? कौन सा ट्यूमर होता है बेटा? अगर ट्यूमर हो जाए, यू मीन टू से, हैं ये कहना चाह रहे हो कि अगर वहां ट्यूमर हो जाए? अच्छा, मैं क्या आप कह रहे हो वहां होता ही है ट्यूमर? अच्छा, ओके। देखो जी, डेफिनेटली जिन स्ट्रक्चर्स पे उसका ट्यूमर क्या करता है, देखो ट्यूमर के दो तरीके होते हैं एक्ट करने के। ट्यूमर या तो अपने प्रेशर इफेक्ट्स देता है, ठीक है, या वो इन्फिल्ट्रेट कर जाता है दूसरे टिश्यू में। अपना जो साथ जिस टिश्यू को वो टच कर रहा है, जिस टिश्यू के साथ वो एडजेसेंट है, ठीक है, उसमें वो इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि आइदर कि वो उसको प्रेस कर रहा है, उसके प्रेशर इफेक्ट्स आ रहे हैं उस साथ वाले टिश्यू पे, क्या उसने साथ वाले टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके अकॉर्डिंगली आएंगे, ठीक है। मिडुल्ला में सिर्फ एक ये चीज तो नहीं है, मिडुल्ला में तो और कितनी चीजें हैं जो कंट्रोल हो रही हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर्स है, ठीक है, तो वहां फिर क्या होगा? रेस्पिरेशन भी डिस्टर्ब हो सकती है फिर। तो वो एक बहुत ब्रॉड टॉपिक में आप घुस गए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो वो तो फिर अब ब्रेन में तो देखो, ब्रेन तो ऐसी चीज है जिसमें कि 1 मिलीमीटर जगह भी जो है वो भी बड़ी सेंसिटिव हो सकती है। 1 मिलीमीटर या इवन उससे भी छोटी जगह जो है वो हो सकता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आपकी बॉडी का कंट्रोल कर रही है, ठीक। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस एरिया पे, किस पोर्शन ऑफ टिश्यू को वो डिस्टर्ब कर रहा है। और फिर मैंने कहा कि डिस्टर्बेंस दो तरह से हो सकती है, आया वो उस पे आइदर दोज माइट बी द प्रेशर इफेक्ट्स और दोज माइट बी द इन्फिल्ट्रेशन, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो बड़ा ये बहुत वास्ट सी बात हो जाती है। ऑफ कोर्स इफेक्ट्स आएंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। अब क्या क्या आएंगे ये तो, अब वो ट्यूमर कितना फैला है, किस तरह फैला है, उस कितना एग्रेसिव है, ये सारा उस पर डिपेंड, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं बच्चे, तुमने मेरा लेक्चर कम करा देना मुझे लगता है। अच्छा चलेंगे, अब हम आगे सेंसरी एरिया में। सेंसरी एरिया आपने कहा कि सेंसरी एरिया एक ऐसा एरिया है जो कि अगर रिसीव नहीं करेगा पूरी सर्कुलेशन से, पेरिफेरल सर्कुलेशन से इंस्ट्रक्शन, तो वो आगे क्या लेके जाएगा, क्या वो एक्ट कैसे करवाएगा, ठीक है। जब तक एक सेंसरी इंफॉर्मेशन ही नहीं आई तो उसका एनालिसिस कैसे होगा, उसके अगेंस्ट जो मोटर जो कमांड है वो कैसे जाएगी, ठीक है।
So the sensory area again, it is located bilaterally in the nucleus of tractus solitarius. ये कहाँ होता है? इन द पोस्ट्रोलैटरल पोर्शंस ऑफ द मेडुला. वो कहाँ थे? एंट्रोलैटरल पोर्शंस. वो दोनों एरियाज कहाँ थे? एंट्रोलैटरल पोर्शंस. सेंसरी एरिया कहाँ है? पोस्ट्रोलैटरल पोर्शंस ऑफ द मेडुला एंड लोअर पॉन्स. ठीक है, ये वहां पे होता है. यहाँ न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? यहाँ जो टिश्यू है या न्यूरॉन्स है वो क्या कर रहे हैं? दे आर रिसीविंग सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम द पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम, मेनली किसके थ्रू? वेगस एंड ग्लॉसोफ्रेंजियल. अब इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स. नाम आपने पहले भी सुना हुआ है, हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन उसमें की भी है. इवन आपके पहले चैप्टर में भी बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स का जिक्र है. ठीक है. Vasodilator area is related to parasympathetic system. नहीं, हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली. ठीक है, हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम ये जरूर कहते हैं कि जब वेजोडाइलेटर एरिया स्टिमुलेट होता है तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वाले आते हैं. लेकिन कैसे आते हैं? बाय इनहिबिटिंग दी वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बेटा मुझे बहुत पीछे लेके जा रहे हो. उसमें क्या मुश्किल था मेरे बच्चे हैं? ईशा, मेरे बच्चे ईशा शफीक, उसमें क्या प्रॉब्लम थी मेरे बच्चे? देखो मैंने आपको कहा था क्रोनोट्रोपिक किसके साथ रिलेटेड है? हार्ट रेट के साथ. ठीक है. आयनोट्रोपिक किसके साथ रिलेटेड है? प्रोबेबली फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन के साथ. ठीक है, मैं चला जाता हूँ, आप एक दफा देख लो दोबारा स्लाइड. ठीक है. क्रोनोट्रोपिक किसके साथ रिलेटेड था? हार्ट रेट के साथ. आयनोट्रोपिक फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन के साथ. ड्रोमोट्रोपिक कंडक्शन वेलोसिटी के साथ, यानी कि इम्पल्स की जो कंडक्शन वेलोसिटी है इन द हार्ट वो भी बढ़ जाएगी. दैट इज ड्रोमोट्रोपिक. और बेथमोट्रोपिक क्या है? कि हार्ट की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, इसको बेथमोट्रोपिक कहते हैं. इसको हम किसी हद तक कंडक्शन वेलोसिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं. ठीक है. ठीक, बस ये है और कुछ भी नहीं, नथिंग. इसमें कोई ऐसी, हाँ ये चारों इफेक्ट जो हैं ये बेसिकली कौन कॉज करता है? स्पेसिफिकली व्हेन देयर इज एन इंक्रीज, तो ये कौन कॉज करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. जब इनमें डिक्रीज होगी तो वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का रोल होगा. ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं बच्चे. ठीक है जी. तो हमने कहा था कि जब हम आगे भी देखें, जब हम बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स पढ़ेंगे कि जो कैरोटिड और जो हैं कैरोटिड और एयोर्टिक बैरोसेप्टर्स, दे वो कैसे एक्ट करते हैं? जो एयोर्टिक और कैरोटिड बैरोसेप्टर्स हैं वो वेगस और ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व्स के थ्रू एक्ट करते हैं. तो इसीलिए हम यहाँ पे ये लिखा हुआ इसमें कि ये जो पेरिफेरी से सिग्नल्स आते हैं टू वेजोमोटर सेंटर, टू द सेंसरी एरिया ऑफ द वेजोमोटर सेंटर, वो कहाँ से आते हैं? वो थ्रू वेगस और ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व्स आते हैं. ठीक है. तो ये उसने उनकी डायग्राम दिखाई हुई है, अब ये देख लो. ये वेजोकंस्ट्रिक्टर है बायलैटरली, ये कार्डियो इनहिबिटर एरिया है, वेजोडाइलेटर है. ठीक है. तो ये जो कार्डियो इनहिबिटर एरिया जिसको वो कह रहा है, ठीक है, ये कौन सा एरिया है? ये एक कार्डियो इनहिबिटर एरिया का मतलब है कि ये वेसल से इसका ताल्लुक नहीं है. इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे है? हार्ट पे. ये वेसल्स पे नहीं है, ये कार्डियो इनहिबिटर. ठीक है. तो वेजोकंस्ट्रिक्टर, वेजोडाइलेटर, क्योंकि ये एंट्रोलैटरल है और वो पोस्टरोलैटरल थे इसलिए वो हमें नजर नहीं आ रहा. सेंसरी एरिया यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो पोस्टीरियर साइड पे चला जाता है. ठीक है. तो कार्डियो इनहिबिटर हमने वो जो हमने देखा था ना उस डायग्राम में, मैं फिर दिखा देता हूँ कि वो जो फाइबर्स डायरेक्ट जा रहे थे, ये देखो, ये फाइबर्स जो डायरेक्ट हार्ट पे जा रहे हैं, ये थ्रू वेगस जा रहे हैं. ठीक है. ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. ठीक, ये वाले डॉटेड जो है, रेड डॉटेड. ठीक, चले लेट्स मूव फर्दर. अच्छा जी, अब इस एरिया से, सेंसरी एरिया से ज़ाहिर है यहाँ पे वो तो आ गए, मतलब सेंसरी सिग्नल्स तो आ गए फ्रॉम पेरिफेरल सर्कुलेशन. अब यहाँ से इफरेंट सिग्नल्स जाने हैं
वो क्या करते हैं, दे हेल्प टू कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ बोथ द वेसोकंस्ट्रिक्टर एंड वेसोडाइलेटर एरियाज ऑफ द वेसोमोटर सेंटर। यानी कि जो सिग्नल रिसीव हुए से पेरिफेरल सर्कुलेशन से सिग्नल रिसीव हुआ कि जी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अब रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या होना चाहिए, पहले ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो क्या होना चाहिए, वेसोडाइलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि वेसोडाइलेटर एरिया जो है वो स्टिमुलेट होगा और वो आगे वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया को इनहिबिट करेगा, ठीक है। अगर इसी को हम वाइस वर्सा कर ले, इसी को हम वाइस वर्सा कर ले, ठीक है, ओके गुड। अच्छा, इसी को हम अगर वाइस वर्सा कर ले, यानी कि हम कहें कि जी पेरिफेरल सर्कुलेशन से मैसेज क्या आया, मैसेज इज कि जी देयर इज डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, वेसोकंस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड है। तो इस सूरत में जो सिग्नल्स हैं फ्रॉम दी सेंसर एरिया वो वेसोडाइलेटर एरिया को नहीं जाएंगे, वो वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया को जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें प्रोवाइड करता है रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ अ नंबर ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन, जिसमें कि बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई ना कि सेंसरी एरिया से सिग्नल्स कहाँ जाने हैं, आइदर टू वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया or to the vasodilator area depending upon the signals, the sensory signals which have been received from the peripheral circulation। अगर वो increased blood pressure के हैं तो vasodilator area stimulate होगा, अगर वो decreased blood pressure के हैं तो vasoconstrictor area stimulate होगा, ठीक है। अब तो कोई इशू नहीं है ना जी। ऑफ कोर्स बेटा, वेगस नर्व इज टोटली इन्वॉल्व इन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। इसका सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ वेगस नर्व का कुछ लेना देना नहीं है। ये 75% ऑफ योर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स दे ट्रैवल थ्रू वेगस नर्व्स। चल आगे चल, बेसल टोन, वही जिसकी हम बात कर रहे हैं। बेसल टोन क्यों होती है, बेसल टोन की एक तो मैं बताऊं कि इसकी एक किसी को समझ आती है इसकी ये रिक्वायर्ड क्यों है, बेसल टोन क्यों रिक्वायर्ड है। वेसल्स की एक बेसल टोन होती है, वेसल्स ना टोटली रिलैक्स्ड होती हैं ना 100% कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं, मिडवे होती हैं, पार्शली कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं, ठीक है। उसके दो फायदे होते हैं, एक फायदा तो ये होता है कि इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट, क्योंकि कोलैप्स ना कर जाए, ये भी ठीक है बात आपकी बिल्कुल, क्योंकि कोलैप्स तो नहीं करेंगी, बहुत ज्यादा वेसोडाइलेट कर जाएंगी, अगर टोन लॉस हो जाएगी तो ब्लड उनके थ्रू गुजरेगा तो वो एक्सट्रीम डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसको मतलब कोलैप्स से दूसरी तरफ ले जाओ, यानी कि एक्सट्रीम वेसोडाइलेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि अगर ये टोन लॉस हो गई और एक्सट्रीम वेसोडाइलेशन हो गई, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आ गया कि हमें और वेसोडाइलेशन चाहिए, तो वेसोडाइलेशन तो हो नहीं सकेगी फर्दर, क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमम वेसोडाइलेशन हुई हुई है, ठीक है। बीपी मेंटेन रहता है, वेरी गुड, बिल्कुल ये बात ठीक है। दूसरी बात यही जिसकी तरफ हम आ रहे हैं, इस पार्शियल जो कंटिन्यूस कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स है, इसका पर्पज ही यही है, ठीक है। इसके दो पर्पज है, एक तो ये कि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, दूसरा ये है, और ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी हमें वेसोकंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन चाहिए होती है। तो इन टाइम ऑफ नीड कुछ वेसोडाइलेशन भी हो सके एंड इन टाइम ऑफ नीड वेसोकंस्ट्रिक्शन भी हो सके, क्योंकि अगर ये 100% कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी तो मजीद वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो सकेगी, अगर ये 100% वेजो डायलेटेड होगी तो मजीद फर्दर वेजो डायलेशन नहीं हो सकेगी। तो इसीलिए बॉडी जो है वो बड़ी जेपटाइज हो जाएगी, उसके बहुत सारे फंक्शंस जेपटाइज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये बेसल टोन ऑफ वेसल्स जो है ना, इसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, ठीक। होता क्या है कि इन द नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन द वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया ऑफ द वेसोमोटर सेंटर, it transmits signals continuously to the sympathetic vasoconstrictor nerve fibers over the entire body। यानी कि इससे एक बड़े स्लो बेसिक रेट पे वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया से ऑफ वेसोमोटर सेंटर से सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते रहते हैं, ओरिजिनेट होते रहते हैं, जो कि पूरी बॉडी के सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्टर सिस्टम में चलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से ये रेट अमूमन उसने लिखा कि 1-2 इम्पल्सेस पर सेकंड होता है, ठीक है।
अब इसकी वजह से क्या होता है वो मैंने आपको बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि पार्शली वेजो कंस्ट्रिक्टेड होती है, वहां वेजो कंस्ट्रिक्शन भी हो सकती है इन टाइम ऑफ नीड, और वापस मजीद वेजो डायलेशन भी हो सकती है इन टाइम, ठीक है। So these impulses normally maintain a partial state of contraction in the blood vessels called vasomotor tone. ठीक, ये वेजोमोटर टोन, ठीक। अच्छा, ये उसने एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा यहाँ दिया है, इसको बस हम डायग्राम से समझ लेंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा वहां से, इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, बड़े आराम से हमें पता चल जाएगा। उसने ये किया, उसने देखो एक्स एक्सिस पे उसने टाइम दिखाया मिनट्स में, वाई एक्सिस पे उसने हमें टाइम दिखाया, और सॉरी उसने हमें आर्टीरियल प्रेशर दिखाया इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, ठीक है। अब वो ये दिखा ये रहा है कि हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज से पता है कि जो बॉडी का जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है एट रेस्ट, जो रेस्टिंग मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो 100 mmHg, ठीक है। तो वो ये दिखा रहा है कि 100 mmHg पे प्रेशर चल रहा है। आफ्टर सम टाइम हमने यहाँ पे जो है वो टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया, जिसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेटरी इफेक्ट था वो लॉस्ट हो गया, टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो जो सिंपैथेटिक नर्व्स थी वो कहाँ से आ रही थी, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू आ रही थी। तो अगर आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया देगा तो इसका मतलब है कि सिंपैथेटिक इफेक्ट था वो लॉस हो गया। अभी अभी हमने पढ़ा है पिछली स्लाइड में कि सिंपैथेटिक इफेक्ट लॉस हो जाएगा ऑन वेसल्स, तो वो क्या डायलेट कर जाएंगी, वेज़ोडायलेट कर देंगी। वेज़ोडायलेट करेंगी तो उनका फ्लो बढ़ जाएगा और उनका प्रेशर कम हो जाएगा। तो देखो कि प्रेशर में एकदम फॉल आई है, जहाँ पे हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया और जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन थी उसको हमने रोक दिया, बेसल टोन को हमने खत्म कर दिया, वेज़ोडायलेशन कॉज करवा दी, तो वहाँ पे एकदम देखो 100 से जो प्रेशर है वो 50 पे आ, ठीक है। अब कुछ देर हमने उसको ऐसे ही चलने दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर इंजेक्शन लगा दिया नॉरएपिनेफ्रिन। अभी ये मैंने आपको बताया कि मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर है सिंपैथेटिक सिस्टम का वो नॉरएपिनेफ्रिन है, और कुछ जगहों पे एपिनेफ्रिन भी, ठीक है। तो नॉरएपिनेफ्रिन का फंक्शन हमने क्या बताया, ये एक्ट करती है थ्रू अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स और नॉरएपिनेफ्रिन, और ये वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवाती है। तो उसने एकदम वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवाई, जिसकी वजह से आर्टेरियल प्रेशर देखो पहले से भी बढ़ गया, 100 की बजाय वो ऑलमोस्ट 140 पे चला गया, ठीक है। तो वो सिर्फ बताना ये चाह रहा है कि सिंपैथेटिक इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है ऑन वेसल्स, और बेसल टोन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर बेसल टोन नहीं होगी तो हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर जो अमूमन 100 पे है वो कहाँ आ जाएगा, 50 पे आ जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक। तो ये बेसिकली आपको वो बेसल टोन की, वेजोमोटर टोन की जो है वो सिंपैथेटिक वेजोमोटर टोन जो है, ये जिसे हम बेसल टोन कहते हैं ऑफ वेसल्स कहते हैं, ये उसकी इंपॉर्टेंस हमें बता रहा है। और उसके साथ साथ हमें किसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन के जो न्यूरोट्रांसमीटर है सिंपैथेटिक सिस्टम का, वो कितना पोटेंट है, ठीक, कि उसका एक थोड़ी सी अमाउंट जो है वो अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी एक्सट्रीम तो फिर बस्ट कर सकती हैं। तो बेटा इतनी कच्ची तो नहीं होती बेटा, अच्छी स्ट्रांग होती हैं वेसल्स। वो जो उसमें सारा इलास्टिक और जो मस्कुलर टिश्यू है वो काय के लिए होता है, इसी के लिए तो होता है कि वो डायलेट करें, लेकिन बर्स्ट ना करें फॉर गॉड से। कर सकती हैं यस, लेकिन वो कौन सी करती हैं, जिनमें कंप्लायंस नहीं होती, फिर वो लंबी बात हो जाएगी, कंप्लायंस में हम वैसे पढ़ चुके हैं। जिनमें कंप्लायंस नहीं होती, स्मॉलर जो कैपिलरीज है, जो स्मॉलर वेसल्स है जिनमें कंप्लायंस कम होती है, जब उनमें हम फ्लो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जब उनमें प्रेशर बढ़ेगा तो फिर हाँ वो बस्ट हो सकती हैं, और ब्रेन हेमरेज में ये होता है, ठीक है। यूजुअली जब ब्रेन हेमरेज होता है तो ये होता है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, कंट्रोल ऑफ हार्ट एक्टिविटी बाय द वेजोमोटर सेंटर। ये अब पहले तो हम बात कर रहे थे वेसल्स की, अब हम हार्ट एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। हार्ट एक्टिविटी की जब बात हम करते हैं तो हम इसको अमूमन वेजोमोटर सेंटर को दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। उसके लिए हमने किस में किया था, तीन में किया था, वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया, वेजोडायलेटर एरिया एंड सेंसरी एरिया। इसके लिए हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, लैटरल पोर्शन एंड मीडियल पोर्शन। जो लैटरल पोर्शन है ये यूजुअली एक्साइटेटरी इंपल्सेस थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स
अराइज करता है, ओरिजिनेट करता है और हार्ट रेट को भी बढ़ाता है और उसकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को भी बढ़ाता है। ठीक है, ये तो हमें पता है ना कि सिंपैथेटिक इफेक्ट जो है वो उस जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है उसका दोनों पे इफेक्ट है, हार्ट रेट को भी बढ़ाती है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को भी बढ़ाती है। ठीक है, तो ये लैटरल पोर्शन का काम हो गया। मीडियल पोर्शन जो है इट सेंड सिग्नल्स टू द एडजेसेंट डॉर्सल मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द वेगस नर्व। ये किस पे एक्ट करता है? वो किसके थ्रू एक्ट कर रहा था लेटरल पोर्शन? थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स द हार्ट। ठीक, ये उनके थ्रू एक्ट कर रहा था। और मीडियल पोर्शन किसके थ्रू एक्ट कर रहा है? थ्रू दी adjacent dorsal motor nuclei of the vagus nerve, which is the primary parasympathetic nerve. ठीक है, so these transmit parasympathetic impulses through the vagus nerve to the heart to decrease the heart rate and the heart contractility. But mind you, remember this कि जो सिंपैथेटिक है उसका इफेक्ट दोनों पे बहुत ज्यादा है, हार्ट रेट पे भी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे भी उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक का सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है वो सिर्फ हार्ट रेट पे है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, बड़ा माइनर सा इफेक्ट है। ये बात भी याद रखें। ठीक है, ठीक है। हाँ देखो ना, जब भी वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो हार्ट रेट और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ेंगे, और जब वेजोकंस्ट्रिक्शन इनहिबिट होगी तो ये दोनों चीजें डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा जी, अब हम आते हैं आज के आखिरी टॉपिक पे, कंट्रोल ऑफ द वेजोमोटर सेंटर बाय हायर नर्वस सेंटर। ठीक है, अभी तो हमने बात की कि वेजोमोटर सेंटर को इंपल्सेस आई, वेजोमोटर सेंटर ने आगे वापस जो है वो हार्ट पे या फिर वेसल्स पे जो है वो अपना एक्शन किया। अब वो एक्शन कैसा था? आइदर इट वाज वेजोडाइलेशन और इट वाज वेजोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, या फिर वो हार्ट पे इफेक्ट था। ठीक, तो ये तो वेजोमोटर सेंटर के जो अपने एरियाज थे उनका इफेक्ट था। अब हमने ये देखना है कि वेजोमोटर सेंटर आया कि ये सब कुछ अपनी ओन पे ही करता रहता है या इसको को ऊपर से भी इसके कंट्रोल्स हैं। तो यस देयर आर, ठीक है, इसके ऊपर से भी कंट्रोल्स हैं। कुछ एरियाज जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं जिनका ज्यादा कंट्रोल है वेजोमोटर सेंटर पे। जैसे उसने लिखा कि स्मॉल न्यूरॉन्स लोकेटेड थ्रू आउट द रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ द पॉन्स, क्योंकि हमने क्या कहा, वेजोमोटर सेंटर जो है ये लोअर पॉन्स और होल ऑफ द मिडल्ला में मौजूद है। ठीक है, खास तौर से मिडल एंड अपर पोर्शंस ऑफ द मिडल्ला में मौजूद है। ठीक है, तो रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ द पॉन्स जो है उसमें कुछ स्मॉल न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें पॉन्स में होते हैं, मीजनकेफेलॉन में होते हैं, डायनकेफेलॉन में होते हैं, जो कि एक्साइट भी कर सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं वेजोमोटर सेंटर। ठीक है, कंट्रोल है ना, यानी कि हायर सेंटर है तो उसका वेजोमोटर सेंटर पे कंट्रोल है, वो इसको एक्साइट भी कर सकता है, उसको इनहिबिट भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा, generally neurons in the more lateral and superior portions of the, ये जिस रेटिकुलर सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं जो कि पॉन्स में, मीजनकेफेलॉन में, डायनकेफेलॉन में होता है, इसका अब आगे वो कहता है कि जो मोर लैटरल एंड सुपीरियर पोर्शन है इस रेटिकुलर सब्सटेंस का या रेटिकुलर फॉर्मेशन का, इसमें वो एक्साइटेशन कॉज करता है। जब ये न्यूरॉन्स एक्ट करते हैं वेजोमोटर सेंटर पे तो वो वेजोमोटर सेंटर की एक्साइटेशन कॉज करते हैं। और जो मोर मीडियल और इंफीरियर पोर्शन यानी कि लैटरल और सुपीरियर जो है वो एक्साइटेशन कॉज करता है, और मीडियल और इंफीरियर जो है वो इनहिबिशन कॉज करता है वेजोमोटर सेंटर। ठीक है, ये आपको फिलहाल याद करने वाली बात है, इसमें कोई ऐसी कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, ये जो हम आप स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हाइपोथैलेमस का भी कंट्रोल है। इट कैन कंट्रोल द वेजोकंस्ट्रिक्टर सिस्टम बाय पावरफुली एक्साइटिंग और इनहिबिटिंग द वेजोमोटर सेंटर, ये भी दोनों काम कर सकता है। ठीक है, अब इसके कौन कौन से पोर्शंस जो हैं, कौन से एक्साइट करते हैं और कौन से इनहिबिट करते हैं, वो भी दिए हुए हैं। जो पोस्ट्रोलैटरल पोर्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस है, इट कॉजेज मेनली एक्साइटेशन। जो एंटीरियर पोर्शन है, इट कॉजेज मेनली ये भी एक्साइटेशन और इनहिबिशन दोनों कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिसाइज पार्ट ऑफ द एंटीरियर हाइपोथैलेमस दैट इज स्टिमुलेटेड। यानी कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस यानी कि एंटीरियर पोर्शन का कौन सा आगे पार्ट है। ठीक है, तो इतनी डिटेल अभी हमें चाहिए नहीं है, ये जब आप ब्रेन पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, तब आप जाके इतनी डिटेल पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रेटिकुलर फॉर्मेशन या रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ
पॉन्स, मेसेनकेफेलॉन एंड डायनकेफेलॉन जो है इनका एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी इफेक्ट है वेजोमोटर सेंटर पे, या फिर हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसी तरह सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, cerebral cortex can excite or inhibit the vasomotor center. जो cerebral cortex है ये भी कर सकता है stimulation of the vasomotor center or the vasomotor cortex excites the vasomotor center because of impulses transmitted downwards into the hypothalamus and then to the vasomotor center. यानी कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, देखो अगर आप ब्रेन के लेवल्स पे जाओगे तो मेडुला और पॉन्स जो है वो बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद मिड ब्रेन आ जाता है, फिर उसके बाद जो है वो हाइपोथैलेमस थैलेमस आ जाते हैं, फिर उसके बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स आ जाता है, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स सबसे ऊपर है, ठीक है। तो हम इसी तरतीब से ऊपर चले हैं। सबसे पहले हमने बात की पॉन्स और मिडल, फिर हमने बात की हाइपोथैलेमस थैलेमस की, ठीक है, हाइपोथैलेमस की बात। अब हम बात कर रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ग्राफ रिपीट कर दूं बेटा? अच्छा कर दे तो। अच्छा बेटे, ये आपका क्या नाम है बेटा? जरगुना उस्मान। बेटा इसमें बात ये है कि देखो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी से लड़ना है या भागना है तो किडनीज अगर थोड़ी देर काम नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, वहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और वहां से ब्लड जो है वो किधर को आ जाएगा? ब्रेन और मसल्स को चला जाएगा और हार्ट को चला जाएगा, ठीक है, जिन्होंने उस सिचुएशन में काम करना है। इसी सेम गोज फॉर इंटेस्टाइन। अगर इंटेस्टाइन काम नहीं करेंगी थोड़ी देर, उधर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा उससे कहने का मतलब, अब समझ आ गई? ठीक है। अच्छा आपने कहा बेटा वो ग्राफ रिपीट कर दूं? रूज फातिमा बेटे मैं कर देता हूँ, ये वाला सिंपल है मेरे बच्चे। एक्स एक्सिस पे मिनट्स हैं, वाई एक्सिस पे आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। वो बता हमें ये रहा है कि हमने बात की बेजल टोन की, कि बेजल टोन जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द पार्शियल कॉन्टिन्यूस पार्शियल कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये हमें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये हमें क्यों रिक्वायर्ड है और ये कैसे मेंटेन होती है? तो उसने हमें बताया कि ये मेंटेन होती है थ्रू अ वेरी बेजल through a continuous basal origin of sympathetic stimulation, ठीक है, फ्रॉम वेजोमोटर सेंटर, ठीक है। वेजोमोटर सेंटर से एक कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन आती रहती है जो कि थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होती है, वेसल्स थ्रू आउट द वेसल्स ऑफ द बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो ये उस टोन को मेंटेन करती है। खत्म हो गया बस, अब एक, ठीक है। तो अब उसने किया ये है कि उसने ये बेजल टोन चल रही है और उसने 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का जो है वो मीन आर्टीरियल प्रेशर मेंटेन किया हुआ थ्रू आउट द वेसल्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दें, यानी कि अगर हम जो स्टिमुलेशन, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन थी उसको हम इनहिबिट कर दें यहाँ पे, तो क्या होगा? एकदम ड्रॉप आएगी ब्लड प्रेशर में। क्यों? क्योंकि वो बेजल टोन जो थी वो लॉस्ट हो जाएगी और वेसल्स जो है वो डायलेट कर जाएंगी। वेसल्स जब डायलेट करती हैं तो ऑफ कोर्स उनका प्रेशर कम हो जाता है, जब वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो उनका प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो बताना चाह रहा है कि बेजल टोन क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके साथ उसने एक और चीज इंपॉर्टेंट बताई है कि अगर हम यहाँ पे कुछ देर के बाद इसको इसी पे चलने दें, 50 पे चलने दें और इसके बाद हम 50 mmHg पे चलने दें और यहाँ पे एकदम हम इसको इंजेक्शन लगा दें नॉरएपिनेफ्रिन का, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर। और अभी हमने ये भी कहा कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है हमारा वो क्या रिलीज करता है अपनी नर्व एंडिंग्स पे? बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये एक्ट करती है थ्रू थ्रू अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। तो जब ये थ्रू अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स एक्ट करती है तो इट्स अ वेरी वेरी पोटेंट एंड स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्टर, जिसकी वजह से, उस वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से इसने जो ब्लड प्रेशर, जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है उसको एकदम बड़ी तेजी से बढ़ा दिया, ठीक है। तो बताने वाली बात असल में ये है कि ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इट इज अ पोटेंट रेगुलेटर ऑफ आवर मीन आर्टीरियल प्रेशर एज वेल। ये सिर्फ बेजल टोन को तो करता ही करता है, यानी कि मीन आर्टीरियल प्रेशर को अपने 100 के अराउंड रखने में तो हमें हेल्प करता ही करता है। उसके अलावा इन टाइम ऑफ नीड
जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है ये हमारे लो ब्लड प्रेशर को बड़ी तेजी से बढ़ा भी सकती है, इट कैन बी अ लाइफ सेवर। ठीक है, आप समझ आ गई बेटा? टाइम इज एक्चुअली बेटा रनिंग आउट, आई हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड दैट टाइम इज अप, सो आई विल say bye bye right now. Allah Hafiz, and stay blessed. Take care of yourself. सर ये क्या लिखा हुआ बेटा? क्या लिखा हुआ? एल्सोनलेस, एल्सोनलेस क्या होता है बेटा? पोटेंट इन हार्ट और नॉट? लेस पोटेंट इन हार्ट, क्या लेस पोटेंट इन हार्ट बेटा? और सर ऑल्सो लेस पोटेंट इन हार्ट, ये किसकी बात कर रहे हो आप? सिंपैथेटिक सिस्टम? नहीं बेटा, सिंपैथेटिक सिस्टम पोटेंट नहीं है लेस पोटेंट हार्ट में, ये सिर्फ उसकी कॉर्निक वेसल्स पे है, ये बात याद रख लो, ये उसकी वेसल्स पे है। क्योंकि देखो अगर सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से उसकी कॉर्नरी वेसल्स भी कर गई कॉन्स्ट्रिक्ट, तो फिर ब्लड सप्लाई कहाँ से जाएगी? चलो ये मैं अगले लेक्चर में टेकअप करूँगा, ठीक है? डॉक्टर लाल के बीच में 2 लेक्चर्स हैं, वो ले लें, फिर मैं अगले लेक्चर में इस पॉइंट को दोबारा टेकअप करूँगा। ठीक है बेटा? एमन मुदस्सिर, ठीक है, ओके, थैंक यू मेरा बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।